हेलो फ्रेंड्स आज अपने जो हमारा ग्रुप का टॉपिक है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपने देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें सेट दिए गए हैं H1, H2 और Z। यहाँ Z है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, H1 समुच्चय है, उसमें ये एलिमेंट दिए गए हैं 0 +-2 +-4, यानी H1 हमें क्या दिया गया है 2Z। इसी प्रकार से हम H2 की बात करें, H2 हमें दिया गया है 3Z। तो हमें क्या फाइंड करना है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों में से हमें सत्य कथन देखना है कि सत्य कथन इन चारों में से कौन सा है। तो पहला अपने देखते हैं H1 यूनियन H2, इसका सब ग्रुप नहीं है H1 यूनियन H2। अब यदि हम H1 यूनियन H2 फाइंड करें तो कितना आएगा, यानी इन दोनों का अगर अपने समीशन करें तो कितना आएगा, यूनियन ज्ञात करें तो क्या आएगा 0 +-2 +-3 +-4 +-6 +-9, H1 यूनियन H2 ये आएगा। तो H1 यूनियन H2 अपने को मिल गया। अब चेक करना है क्या यह Z का सब ग्रुप है या नहीं। तो Z का सब ग्रुप है या नहीं, पहला ऑप्शन H1 यूनियन H2। तो सबसे पहले तो हम H1 यूनियन H2 में क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हालांकि इतना हमें डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। अब माइंड के अंदर ही आप इसमें से कोई दो एलिमेंट उठा के देखिए। जैसे मैं 4 और 3 ले लूं, 4 और 3 ले लूं या -3 + 4, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। -3 है वो H1 यूनियन H2 में है, 4 है वो H1 यूनियन H2 में है। यदि हम इसका योग करें -3 + 4 1, क्या ये 1 H1 यूनियन H2 में है, ये H1 यूनियन H2 में नहीं है। इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं है। मैंने -3 + का 4 लिया है, आप कोई और एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि आप 2 और 3 ले लीजिए, -2 + का 3 ले लीजिए, प्लस का 2 माइनस का 3 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए। तो कुछ भी आप एलिमेंट्स लेके देखिए इसके अंदर, फिर आप उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब वो सब ग्रुप नहीं है। एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है इसके सॉल्व करने के लिए, फिर भी थोड़ी और कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए तो मैं एक और एलिमेंट ले लेती हूँ इसमें से। 2 + 3 5, ये बिलोंग नहीं करता H1 यूनियन H2 को। इसका मतलब H1 H2 Z का सब ग्रुप नहीं है। H1 यूनियन H2 Z का सब ग्रुप नहीं है। तो सत्य कथन छांटना था H1 H2 Z का सब ग्रुप नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए।
फिर भी हम बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं ताकि हमारी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बी है, H1 है यानी 2Z है, वो Z का सब ग्रुप नहीं है। पर अपने को पता है 2Z, 3Z, 4Z, MZ। व्यापक रूप में अपने देखें MZ वो Z का सब ग्रुप है, यानी MZ का मतलब M बिलोंग्स टू Z, Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z। Z के सब ग्रुप हैं 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, ये सारे के सारे क्या हैं? Z के सब ग्रुप हैं। और Z कौन सा? प्लस की संक्रिया के लिए। तो H1 भी Z का सब ग्रुप होगा, H2 भी Z का सब ग्रुप होगा। तो यहां नहीं दिया गया है, तो ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि H1 और H2 दोनों ही क्या है? Z के सब ग्रुप हैं। H1 भी Z का सब ग्रुप है और H2 भी Z का सब ग्रुप है। तो ये दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए, असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ नहीं नहीं का ऑप्शन है। नेक्स्ट 4 नंबर, H1 इंटरसेक्शन H2। आप चाहे तो दोनों का कॉमन ज्ञात कर सकते हो, कॉमन नहीं ज्ञात करना तो अपने को एक कंसेप्ट पता है कि जब H1 Z का सब ग्रुप है, H1 H2 Z के सब ग्रुप हो तो H1 इंटरसेक्शन H2 Z का सब ग्रुप होगा। Z का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ आपको H1 इंटरसेक्शन H2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो हमें पहले से पता है उस चीज से आप H1 इंटरसेक्शन H2 वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। तो इस प्रश्न में H1 है वो Z का सब ग्रुप है, H2 है वो Z का सब ग्रुप है, H1 इंटरसेक्शन H2 ये Z का सब ग्रुप है, लेकिन जो यूनियन है वो Z का सब ग्रुप नहीं है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? ए ऑप्शन इसका सत्य कथन है, क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया है। जब भी आप एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप दो बातें जरूर ध्यान रखना, एक तो असत्य वर्ड की और एक नहीं वर्ड की, एक असत्य और एक नहीं। क्योंकि असत्य वर्ड है, हम कई बार क्वेश्चन को इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि हम असत्य नहीं देखते, उसको सत्य मतलब माइंड के अंदर सत्य पढ़ लेते हैं और हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। सेकंड चीज, हम ये नहीं वर्ड भी कई बार नहीं देखते ऑप्शंस के अंदर, स्पीड के अंदर ये दो जो नेगेटिव चीजें हैं इनको अपने इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो मैथ्स के अंदर आपको अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अपना ए।
नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, इकाई के nवें मूलों का समुच्चय एक गुणात्मक चक्रीय समूह है। गुणात्मक, गुणात्मक यानी हमें इनटू की संक्रिया दी गई है। गुणात्मक का मतलब इनटू, हमें इनटू की संक्रिया दी गई है और हमें इसका जनक बताना है। तो क्या होगा जनक इसका? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इकाई के nवें मूलों का समुच्चय, तो G होगा। इकाई का मतलब एक और nवें मूलों का समुच्चय 1/n। तो आपने 11th-12th के अंदर जब कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर हम इकाई के nवें मूल को ज्ञात करना सीखते हैं। तो यहाँ 1 है, 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? cos 0 प्लस आइटा साइन 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1 बराबर cos 0 प्लस आइटा साइन 0। व्यापक रूप में मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ 2m पाई 1 बराबर cos 2m पाई प्लस आइटा साइन 2m पाई। इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्योंकि साइन 2m पाई की वैल्यू 0 और cos 2m पाई की वैल्यू 1। अब आता है इकाई के nवें मूल, 1/n। n। फिर हम आगे इसको हल करते हैं द माइवर थ्योरम से। इस प्रकार से इकाई के nवें मूल इस फॉर्मूले में आ गए, जहां m का मान 0, 1, 2, 3 n माइनस का 1 है। m बराबर 0, 1, 2, 3 n माइनस 1। अब आप इसको आगे देखिए, e रेज टू पावर आइटा थीटा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। e रेज टू पावर आइटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इकाई के nवें मूल को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये अपने पास थीटा बन गया, तो क्या हो गया? e रेज टू पावर आइटा 2m पाई बटा में n। तो इकाई में nवें मूलों का जो समुच्चय अपने को दिया गया है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स रिलेटेड है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? e रेज टू पावर आइटा 2m पाई बटा में n। e रेज टू पावर आइटा 2m पाई बटा में n, ये लिखा जा सकता है। अब m का मान क्या है? 0 से लेकर n माइनस 1। अब चाहे तो अगर आप व्यापक रूप में लिखना चाहे तो m की वैल्यू रखते जाइए। जब m का मान 0 तो e की पावर 0 1, m का मान 1, m का मान 2,
अपने नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको अच्छे से। g बराबर e रेज टू पावर आइटा 2m पाई बटा में n बराबर, अब m का मान रखना है अपने को, m बराबर 0 1 2 3 n माइनस का 1। तो g बराबर, जब m का मान 0 तो ये 1, जब m का मान 1 e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n, जब m का मान 2 2 पाई बटा में n, m का मान 3 तो ये चीज है, ये हमें समुच्चय मिल गया जी का। अब मैं लेट कर लेती हूँ e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n थीटा, इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, तो हमें g क्या मिल रहा है 1, ये थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n, ये तो थीटा हो गया और ये स्क्वायर। अलग से इसको मैं दिखा दूं आपको, e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये हमारे पास थीटा बन गया। और इसको मैं अलग से दिखा दूं, ये 2 है e रेज टू पावर आइटा 2 आइटा, तो ये हो गया थीटा की स्क्वायर। तो थीटा की स्क्वायर, थीटा की क्यूब, थीटा की 4, थीटा की पावर n माइनस 1 तक। तो जी हमें क्या मिल गया 1 थीटा, थीटा की स्क्वायर, थीटा की क्यूब, ये हमें एक गुणात्मक समूह मिल गया, जहां थीटा अपने पास क्या है e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n, e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n, ये थीटा है। तो ये जो रूप बनता है ये गुणात्मक चक्रीय समूह का रूप बना हुआ है। इसमें हम प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, जो साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसको हम उस ग्रुप के किसी एलिमेंट की, ऐसा ग्रुप जिसमें हम उस ग्रुप के एलिमेंट्स को उसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के पावर के रूप में, चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप, यदि हम उसको a की पावर n के रूप में लिख सके, या na के रूप में लिख सके, ये गुणा संक्रिया के लिए है, और ये प्लस की संक्रिया, यानी योग संक्रिया के लिए हम Na के रूप में और गुणा संक्रिया के लिए हम a की पावर n के रूप में लिख सके। तो यहाँ हम प्रत्येक एलिमेंट को थीटा की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जनक क्या हो गया थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में
n। तो यहाँ पे हमारे पास ये गुणात्मक समूह प्राप्त हो गया। तो इकाई के जो nवें मूलों का समुच्चय है वो एक गुणात्मक चक्रीय समूह है और जिसका जनक क्या मिला अपने को, e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n, e रेज टू पावर आइटा 2 पाई बटा में n। तो कौन सा है वो, ए नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपने पास, ए। ये है इकाई के nवें मूलों के समुच्चय के गुणात्मक चक्रीय समूह का जनक, e रेज टू पावर 2 पाई आइटा बटा में n। और ये इसका सॉल्यूशन जो किस कंसेप्ट पे बेस है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानना। इनमें से अपने को गलत कथन को पहचानना है। 4 कथन अपने को दिए गए हैं, इन चारों में से हमने गलत कथन को पहचानना है। पहला कथन है इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल योग संक्रिया के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं। तो जब भी हम समूह की बात करेंगे, आबेली समूह की बात करें, तो जब भी आपको समूह चेक करना है तो हमें 2 चीजें चेक करनी है। पहली, हमें सेट क्या दिया हुआ है, दूसरी उस पे संक्रिया कौन सी है। ग्रुप चेक करने में दोनों की इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, इकाई के घनमूल, घनमूल का मतलब उसकी 3 मूल, वर्गमूल, रूट, घनमूल। तो घनमूल का मतलब इकाई के घनमूल। और जब हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ते हैं तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 अपने को इसके मूल मिलते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हालांकि ओमेगा की कुछ वैल्यूज होती है पर अपने को मतलब नहीं है, या ग्रुप में उस वैल्यू का कोई यूज नहीं है, तो अपने को यहाँ उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। पर कॉम्प्लेक्स टॉपिक जब आप करोगे तो उस ओमेगा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। -1 प्लस माइनस √3/2, वो आप वहां देखना, या हमें सिर्फ ओमेगा से मतलब है। अब जी अपने को दे दिया इकाई के घनमूल, और संक्रिया अपने को कौन सी दी गई है, प्लस की। तो प्लस की संक्रिया के लिए अपने को ये चेक करना है। बस आपको 2 बातें यहां ध्यान में रखनी है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यू बराबर 1। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यू बराबर में 1, ये अपने को देखना है। तो प्लस की संक्रिया के लिए ये आबेली ग्रुप है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। समवर्त, समवर्त में क्या होता है, यहां से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, उनका योग इसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि संक्रिया योग की है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमने 2 एलिमेंट लिए जी में से, पहला ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर। जब मैंने इनका योग किया
तो हमें कितना मिला, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां से कितना हो गया माइनस का 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, तो -1 है वो जी को बिलोंग नहीं करता, -1 है वो जी को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी क्लोज प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही प्लस की संक्रिया के लिए। बाकी आप चाहो तो तत्समकता देख सकते हो, प्लस के लिए तत्समक, योग संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है 0, और 0 है वो जी को बिलोंग नहीं करता, तो तत्समक विद्यमान नहीं है तो ग्रुप कहां से होगा, और ग्रुप नहीं है तो आबेली कहां से होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है अपना कि योग के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही पहचानना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए। अब यहां देखिए कि स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है, जैसे उसने इकाई के घनमूल देखे, तो हम जब ग्रुप टॉपिक करते हैं तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब हम ग्रुप का टॉपिक करते हैं तो हम वहां ये सेट पढ़ते हैं, हम गुना की संक्रिया के सापेक्ष ये गुणात्मक सेट देखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो गुना की संक्रिया के सापेक्ष क्या है, ग्रुप है, ये गुना की संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप है। तो जीवन यहाँ पर क्या है, ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुना की संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम योग वर्ड को देखते ही नहीं, डायरेक्ट गुना पे आ जाते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये राइट कथन है। पर आपको जब भी ग्रुप टॉपिक चेक करना है तो हमें सेट भी देखना है और उसकी संक्रिया भी देखनी है। तो हमने इसका सेट भी देख लिया और इसकी हमने संक्रिया भी देख ली। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट है और इसकी संक्रिया प्लस, प्लस के सापेक्ष ये ग्रुप नहीं बनाता, जबकि गुना के सापेक्ष ये ग्रुप है। प्लस के सापेक्ष ग्रुप नहीं है, प्लस के सापेक्ष ग्रुप नहीं है, गुना के सापेक्ष ये ग्रुप है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर, G इंटू संक्रिया दी गई है, G यहाँ पर ग्रुप है, यदि ये दिया जाए तो B बराबर में C होगा, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। तो गुना की संक्रिया के सापेक्ष दिया गया है, बी ऑप्शन। ग्रुप में क्या होता है, निरसन नियम जिसे कैंसिल जिसे कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में निरसन नियम लागू होता है, जिसे कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। और कैंसिलेशन लॉ क्या है, ए बी बराबर में
AC। तो ये A और A आपस में कट जाएंगे, B बराबर में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो कैंसलेशन लॉ से संबंधित है। तो A और A आपस में कट गए, B बराबर में C। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। परंतु अपने को तो गलत देखना है। किसी भी आबेली समूह में आबेली अपने को ग्रुप दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन देखिए आप, जीस आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप के लिए चेक करना है ए बी की होल स्क्वायर। तो ए बी ऐसे लिख सकते हैं अपने, ए बी की होल स्क्वायर, ए बी को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो आबेली ग्रुप में यानी ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, बी ए। तो ए बी ए का मतलब ए बी बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही अपने को दिया गया है। यानी आबेली ग्रुप में ये चीज होती है। नेक्स्ट 4 नंबर स्टेटमेंट, समक्रम के समूह में तत्समक के अतिरिक्त एक अन्य अवयव विद्यमान है जो स्वयं अपना ही प्रतिलोम होता है। समक्रम के समूह में, अब देखिए यहां आपको क्या कंसेप्ट देखना है। समक्रम का समूह, सबसे पहले हम तत्समक की एक बात जान लेते हैं। तत्समक का प्रतिलोम स्वयं तत्समक का प्रतिलोम स्वयं तत्समक ही होता है। तत्समक का प्रतिलोम क्या होता है, तत्समक खुद होता है। और दूसरी चीज, यदि ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम ए होगा। यदि ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम ए होगा। और तत्समक का प्रतिलोम स्वयं तत्समक ही होता है। तीसरी बात, किसी अवयव का प्रतिलोम वो मान लेते हैं ए, किसी अवयव का प्रतिलोम वह अवयव स्वयं भी हो सकता है। तो इन 3 बातों से हम डी पॉइंट को क्लियर करेंगे। तत्समक का प्रतिलोम तत्समक स्वयं तत्समक होता है। ए का प्रतिलोम बी है तो बी का ए होगा। और किसी अवयव का प्रतिलोम ए, किसी भी अवयव का प्रतिलोम ए, वह अवयव स्वयं भी हो सकता है।
तो इन 3 बातों से हम हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो डी में क्या दिया गया है, समकोटि का, समान कोटि का, अपने को समकोटि का, सॉरी समान नहीं, इवन कोटि का, यानी एलिमेंट क्या होंगे, 2 4 6 7 8, सॉरी 2 4 6 8 10 12, यानी सम संख्या में उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो हम मान लेते हैं जी 4 कोटि का समूह है। कितनी कोटि का, 4, यानी जी में एलिमेंट क्या होंगे, ई ए बी सी, ई ए बी सी, ये 4, ई यहाँ पर तत्समक है। अब इसका प्रतिलोम तो ई हो गया, ई का प्रतिलोम ई। अब पीछे बच गए 3 एलिमेंट, ए बी सी। तो पहला केस तो क्या हो सकता है, ए बी सी के ई का प्रतिलोम ई हो गया। अब केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि ए बी सी के प्रतिलोम स्वयं वही एलिमेंट हो, ए बी सी के प्रतिलोम स्वयं वो खुद एलिमेंट हो, ए का प्रतिलोम ए हो, बी का बी हो, सी का सी। ए का प्रतिलोम ए, बी का प्रतिलोम बी, सी का प्रतिलोम सी, ए का प्रतिलोम ए, बी का बी, सी का सी। ये कंडीशन हो सकती है। केस सेकंड, ए का प्रतिलोम बी, बी का प्रतिलोम ए, ए का बी हो जाए, बी का ए हो जाए, तो सी का प्रतिलोम क्या होगा फिर। ये केस लेकर चल रहे हैं, अपने संभावनाएं लेकर चल रही हैं भी, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ए का प्रतिलोम बी है तो बी का डेफिनेटली ए होगा ही होगा। तो सी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो अगर सी का प्रतिलोम, सी के पास क्या ऑप्शन बच गया, यदि सी का प्रतिलोम बी होगा तो बी का सी होगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रतिलोम हमेशा क्या है, यूनिकनेस में होता है, अद्वितीय के अंदर होता है। तो सी का प्रतिलोम क्या हो गया, सी। इसी प्रकार से आप और केस लेके चल सकते हो, ए का प्रतिलोम सी, सी का ए, तो बी का क्या बन जाएगा, केस थर्ड, ए का प्रतिलोम सी, सी का प्रतिलोम क्या हो जाएगा फिर, ए। अब बच गया बी, तो बी का प्रतिलोम क्या होगा, बी का प्रतिलोम खुद बी होगा। इसी प्रकार से आप एक केस और बना सकते हैं, यदि बी का प्रतिलोम, ये सारी की सारी संभावनाएं मैं बता रही हूं आपको, तो सी का प्रतिलोम बी, अब क्या बच गया ए, तो ए किसका प्रतिलोम होगा, या ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं।
समक्रम के समूह में तत्समक के अतिरिक्त एक अन्य अवयव विद्यमान है जो कि स्वयं अपना ही प्रतिलोम होता है। तत्समक के अलावा एक अन्य अवयव विद्यमान है। तत्समक के अलावा, तत्समक तो खुद का प्रतिलोम होता है। तो हमने इसके 4 संभावित कंडीशंस देखी हैं। तो यहां देखिए, यहां तीनों के प्रतिलोम ए का ए, बी का बी, सी का सी है। यहां देखिए सेकंड नंबर केस में सी का प्रतिलोम सी, थर्ड में बी का बी, केस फोर्थ में ए का ए। तो इन चारों केस में कम से कम एक अवयव हमें ऐसा मिल रहा है जिसका प्रतिलोम स्वयं वह अवयव ही है। इन चारों केसेस में हमें कम से कम एक अवयव ऐसा मिल रहा है जिसका प्रतिलोम स्वयं है। आप देख सकते हैं चारों केसेस के अंदर ज्यादा हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना आप। केस फर्स्ट में तीनों ही बन रहे हैं, है ना, ज्यादा हो सकते हैं। तो समक्रम के समूह में तत्समक के अतिरिक्त, तत्समक के अलावा एक अन्य अवयव विद्यमान है जो स्वयं अपना ही प्रतिलोम है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये तीनों कथन राइट है और गलत कौन सा हो गया अपने पास? ए नंबर। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? ए। जो डी है समक्रम के समूह में तत्समक के अलावा, समक्रम के समूह में तत्समक के अलावा वे अवयव जिनका प्रतिलोम वे स्वयं हैं। समक्रम के समूह में तत्समक के अलावा वे अवयव जिनका प्रतिलोम वे स्वयं है। उनकी संख्या विषम होती है। उनकी संख्या विषम होती है। यहां आप केस देखिए, यहां एक है, इस केस में एक है, इस केस में एक है, इस केस में कितने हैं? 3। और 1 और 3 क्या होते हैं? विषम होते हैं। ये इसका व्यापक रूप है, जो हमें डी पॉइंट दिया गया है उसका व्यापक रूप। नेक्स्ट अपने विषम क्रम का देख सकते हैं। विषम क्रम के समूह में तत्समक के अलावा वे अवयव जिनका प्रतिलोम वे स्वयं हैं।
उनकी संख्या सम होती है। विषम क्रम के समूह में तत्सम के अलावा वे अवयव जिनका प्रतिलोम वे स्वयं है, तो उनकी संख्या क्या होती है? सम होती है। तो उल्टा रिलेशन है। अगर आपको थोड़ा इसको लर्न करना है तो यहाँ अगर सम आएगा वहां विषम आएगा। अगर विषम क्रम का समूह है तो आंसर में क्या जाएगा? सम जाएगा। तो ये डी ऑप्शन का व्यापक रूप। नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं। यदि H और K किसी आबेली समूह के दो अरिक्त उप समुच्चय हैं, तब H के समूह G का एक उप समूह होगा। H और K दिए गए हैं। H सबसेट है G का और K भी सबसेट है G का। ये दो बातें अपने को दी गई है। साथ में कहा गया है कि H के समूह है, सॉरी H के है वो G का एक सब ग्रुप होगा और पूछा गया इनमें से कब होगा। पहला ऑप्शन H G का सब ग्रुप हो, दूसरा ऑप्शन K G का सब ग्रुप हो, तीसरा ऑप्शन H इंटरसेक्शन K G का सब ग्रुप हो, 4 नंबर ऑप्शन H तथा K दोनों ही G के सब ग्रुप हो। तो आप देखिए इनमें से कौन सा हो सकता है। H K G का सब ग्रुप हो, तो हमने जब ग्रुप टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब H G का सब ग्रुप हो और K G का सब ग्रुप हो, तब H K G का सब ग्रुप बनता है किस कंडीशन में? H K बराबर में KH। H K G का सब ग्रुप होगा। कब होगा? यदि H G का सब ग्रुप हो। K G का सब ग्रुप हो। H K बराबर में KH। अगर ये तीन कंडीशन हो तभी H K G का सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? H के किसी आबेली समूह, हमें आबेली समूह दे दिया, तो आबेली समूह के लिए क्या गिवन है? G इज आबेली। हमें G आबेली दे दिया, G आबेली है, तो H के बराबर में KH। आबेली समूह के लिए यही होता है, H के बराबर में KH। तो ये जो H के बराबर में KH, तो H के का G में सब ग्रुप होने के लिए जो तीन कंडीशन थी उसमें से हमें C की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया कि G कैसा है? आबेली समूह है। तो आप देखिए H के किसी आबेली समूह का, तो आबेली समूह हमें दे दिया, तो
एच के का सब ग्रुप होने के लिए हमें सिर्फ ये दो ही कंडीशन की आवश्यकता है, और ये दोनों कंडीशन किस ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। एच के है वो जी का सब ग्रुप है। एच और के दोनों ही जी के सब ग्रुप होंगे। यदि इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन ना होता, ये ना दिया जाता, तब अगर ये ऑप्शन ना होता, मतलब क्वेश्चन ऐसा होता कि एच के किसी समूह जी के दो अरिक्त उपसमुच्चय हैं, तब एच के समूह जी का एक उपसमूह होगा। चारों ऑप्शन दिए जाते तो चारों ऑप्शन में इनकम्प्लीट थे, तो हमें एच के बराबर में के एच चाहिए होता। तब इसके साथ एक कंडीशन और लगती, एच के बराबर में के एच। आबेली के कारण एच के बराबर के एच की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहता है। एच के का पूछ लेते हैं, यूनियन का पूछ लेते हैं, इंटरसेक्शन का पूछ लेते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। यदि H किसी समूह G का, यदि H किसी समूह G का एक सबग्रुप है, तो निम्न कथन में से असत्य कथन, सत्य नहीं देखना, असत्य कथन अपने को देखना है। और दिया गया है H है वो G का सबग्रुप है। तो अपने चेक कर लेते हैं असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन एच ए बराबर में एच, एच ए बराबर में एच दिया गया है, और बताना है एच ए बराबर में एच। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूं, एच ए बराबर में एच ई, क्योंकि एच ई बराबर में एच होता है। अब बेसिक कंसेप्ट ये होती है, एच ए बराबर में एच बी हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच ए बराबर में एच बी हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये आया कहां से? एच ए एच बी दोनों तरफ इनवर्स लगा दो, ये बन गया ई, क्योंकि बी बी इनवर्स ई होता है। तो एच ए बी इनवर्स बराबर में एच, जिससे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये चीज होती है। सब ग्रुप का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये चीज मिलती है। इसी कंसेप्ट को लेके हम यहां बढ़ेंगे ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में देखिए आप, इससे क्या देगा, ए ई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जिससे ए बिलोंग्स टू एच। तो हमारा जो पहला कथन है वो राइट है कि जब एच ए बराबर में एच होगा तब ए बिलोंग्स टू एच करेगा। अब बी ऑप्शन देखिए आप इसका, एच ए बराबर में एच ए बराबर में एच बी। तो यहां क्या होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
एच ए बराबर में एच बी, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। चूंकि एच है वो जी का सब ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो एच है जी का सब ग्रुप है, एच ए बराबर में एच बी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एच जी का सब ग्रुप है, तो ए बिलोंग्स टू एच, तो ए इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। यदि ए एच को बिलोंग करेगा तो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। तो इस ऑप्शन से ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है, तो इसका इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को। तो इसका इनवर्स अगर अपने सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से सॉल्व होता है, इनवर्स से इनवर्स बी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो जब एच ए बराबर में एच बी होता है, तब या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है या बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब थर्ड नंबर देखिए, इस थर्ड नंबर ऑप्शन पे बहुत बार डाउट्स रहता है स्टूडेंट्स को। जो हमारी लाग्रांज थ्योरम है, लाग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसा पढ़ते हैं अपने, लाग्रांज में ये है, लेकिन जो लाग्रांज है वो फाइनाइट ग्रुप के लिए है। यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ग्रुप एक फाइनाइट है। क्या कहा गया है, एच की कोटि जी की कोटि को विभाजित करती है, करती है, डेफिनेटली करती है, जब जी एक फाइनाइट ग्रुप हो। लेकिन जब जी इनफाइनाइट ग्रुप है तब क्या होगा, जब जी अपरिमित समूह है, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो जो हमारी लाग्रांज थ्योरम है वो फाइनाइट ग्रुप के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। परिमित ग्रुप, परिमित समूह की कोटि, यदि यहाँ फाइनाइट लिखा आता, परिमित लिखा आता, तब डेफिनेटली ये हमारा स्टेटमेंट राइट था। यहाँ ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत है। तो गलत ही छांटना था अपने को। तो इसका राइट आंसर क्या है अपने पास, सी। एच की कोटि जी की कोटि को विभाजित करती है, ये अनकंप्लीट स्टेटमेंट है। विभाजित तब करती है जब जी फाइनाइट ग्रुप हो, जब उसकी कोटि विद्यमान हो। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा गलत है और असत्य कथन ही अपने को देखना था। नेक्स्ट है डी नंबर ऑप्शन, एच इनवर्स बराबर में एच। तो जब एच है वो जी का सब ग्रुप है, तब एच इनवर्स बराबर में एच होता ही है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, सी, जो कि गलत है और गलत ही अपने को, असत्य कथन ही अपने को देखना है। तो इसका राइट आंसर है सी, सिर्फ फाइनाइट के कारण। ये लाग्रांज थ्योरम को नहीं रेफर करता। तो आज की क्लास में अपनों ने कुछ ग्रुप संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और भी आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।